आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ फूड स्पॉइलेज के बारे में, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो फूड स्पॉइलेज के बारे में पढ़ेंगे। फूड स्पॉइलेज क्या होता है? जब खाना खराब होने लगता है तो हम उसको फूड स्पॉइलेज कह देते हैं या फिर खाद्य खराब होना कह देते हैं। अब खाने खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? जैसे उसके रंग में बदलाव आ जाता है, उसके रूप में, उसकी बनावट में या उसके स्वाद में ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो अनवांछनीय यानी कि जो डिज़ायरेबल नहीं है। तो ये क्यों होते हैं ये बदलाव? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जिनके कारण ये बदलाव होते हैं हमारे खाने में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये बदलाव किन किन कारणों से होते हैं हमारे खाने में, हमारा खाना किन किन कारणों से खराब होता है। तो सूक्ष्म जैविक वृद्धि को जो प्रभावित करते हैं उन कारकों के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पोषक पदार्थों की उपलब्धता, जैसे हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके कारण सूक्ष्म जीवों को बहुत ही तेज़ी से विकास करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जैसे आपके चाकू या चॉपिंग बोर्ड पे कुछ खाना लगा हुआ रह जाता है तो वहाँ पर आपके बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। उसके बाद सेकेंड हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर सूक्ष्म जीव जो है 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनको विनाश करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हमें मिनिमम 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान की आवश्यकता होती है। तो जो 5 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान है, इस तापमान में उनको नियंत्रित नहीं किया जाता। ये हमारे लिए खतरे की जोन कह सकते हैं आप, खतरे वाला क्षेत्र होता है, डेंजर जोन होती है, जिसमें सूक्ष्म जैविक पलते हैं और बढ़ते हैं। तो अगर आपने 60 डिग्री से अबव के टेम्परेचर पे किसी फूड को बॉईल कर लिया या टेम्परेचर मेंटेन कर लिया तो वो फूड जल्दी ख़राब नहीं होगा। या फिर 5 डिग्री से नीचे वाले यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका जो होता है उसके आसपास वाले टेम्परेचर पे मेंटेन किया तो आपका फूड प्रोडक्ट जो है वो ख़राब होने से बच सकता है। तीसरा जो कारण है वो है नमी यानी कि वाटर कंटेंट। जो पानी की मात्रा होती है खाने में उससे भी बहुत प्रभावित होते हैं सूक्ष्म जैविक की वृद्धि। किस प्रकार से? जो हमारे ताज़े खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें बहुत अधिक नमी होती है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, आपकी कर्ड है, दही है आपकी, इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है जो सूक्ष्म जीवियों को बढ़ावा देती है पैदा होने के लिए। और जो आपके सूखे खाद्य पदार्थ हैं उनमें नमी की मात्रा कम होती है। जैसे आपके सूप के पाउडर है, मिल्क पाउडर है आपका, या फिर अनाज, ये लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड पीएच के बारे में, खाद्य पीएच के बारे में। तो यहाँ हम पीएच से हमारा होता है अम्लीयता, क्षारीयता। ये हमारे किसी भी खाद्य पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाते हैं। 0 से 7 के बीच में अगर आपका पीएच होता है तो अम्लीय खाद्य पदार्थ कहलाता है या अम्लीय उसकी कंडीशन होती है। 7 से 14 यानी कि 7 से 14 के बीच में क्षारीय पदार्थ होता है। और ज़्यादातर जो हमारे जीवाणु हैं वो पीएच 7 के आसपास खाद्य पदार्थ में बहुत ही आसानी से बढ़ सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो हमारा प्रोटीन युक्त खाना होता है उनका पीएच 7 के आसपास होता है। उनमें ऐसे बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे आपका एग है, मीट है, फिश है, उसके अलावा मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं। ये सबसे ज़्यादा रिस्क फूड्स होते हैं, हाई रिस्क फूड्स जिसको हम कह सकते हैं, जिन पर सूक्ष्म जैविक हमला कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद ऑक्सीजन स्तर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिन सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अपनी क्रिया करने के लिए, उनको एरोबिक सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और जिन सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अनएरोबिक सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ये एरोबिक और अनएरोबिक आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग की जो संसाधित विधियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऊष्मा का उपयोग, यानी कि हम एप्लीकेशन ऑफ हीट अप्लाई करके हम अपने खाद्य पदार्थ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जैसे हीट करके, बॉईल करके, कुकिंग करके या पास्चराइजेशन के द्वारा हम अपने खाद्य पदार्थ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जल को हटाना, यानी कि जो आपका पानी का लेवल होता है उसको हम कम करके भी अपने खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं ख़राब होने से। पानी का लेवल आप कैसे करेंगे? हीट करके, बॉईल करके या धूप में सुखाकर आप उसका पानी हटाएंगे। सन ड्राइंग कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। इन मेथड्स के द्वारा आप रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर करेंगे। भंडारण के समय ताप कम करना, जब आप स्टोर करते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ को उसका तापमान कम रखेंगे। जैसे रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक, कोल्ड स्टोरेज में -1 डिग्री से -4 डिग्री सेल्सियस तक, फ्रीजिंग की कंडीशन में -18 डिग्री सेल्सियस और उसके बिलो। इसके एग्जाम्पल से जैसे आप फ्रोज़न मटर लेते हो तो आप उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखते हो ताकि वो लंबे समय तक यूज़ की जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पीएच लेवल को कम करना। जो आपका पीएच का लेवल है उसको आप कम कर सकते हो एसिडिक मीडियम यूज़ करके। जैसे विनेगर है, आपका लेमन है, ये सब एसिडिक होते हैं नेचर में। इनका यूज़ करके भी आप अपने फूड को प्रोसेस कर सकते हो, लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण करना। जैसे आप ऑयल यूज़ कर सकते हो ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए, ऑक्सीजन का लेवल कंट्रोल करने के लिए खाद्य पदार्थ में। नमक या चीनी का उपयोग कर सकते हो। और कैंड फूड जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन कम कर सकते हो, कैन कर सकते हो फूड को। उसके बाद एक और तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके। तो 2 तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं हमारे पास। एक हमारे जो घर में इजीली अवेलेबल होते हैं वो प्रिजर्वेटिव, और कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमें मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। घर में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं हम यूज़ करते हैं वो होता है नमक, चीनी, विनेगर। हम इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं अचार में, मुरब्बे में। आपने देखा होगा जब मम्मी अचार बनाती है तो उसमें खूब सारा नमक डालती है, ऑयल डालती है, तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। जो केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोट, सिट्रिक एसिड। तो इनका उपयोग करके भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। अब इन खाद्य पदार्थों का जो यहाँ वर्गीकरण किया गया है उनका वर्गीकरण संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, यानी कि संरक्षित खाद्य, न्यूनतम संरक्षित खाद्य। ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे ताज़े जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी गुणवत्ता बनी रहती है, जो उनकी क्वालिटी है वो बनी रहती है। इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं यूज़ में लाई जाती है? उनको साफ़ किया जाता है खाद्य पदार्थों, उसको काट छाँट किया जाता है, छीला जाता है, काटा जाता है, पतले टुकड़े करके उनको मिनिमम टेम्परेचर पर या रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद सेकंड हमारा आता है विनिर्मित खाद्य, प्रिजर्व फूड्स। प्रिजर्व फूड्स हमारे वो होते हैं जो हम प्रिजर्व करते हैं किसी चीज़ का उपयोग करके। जैसे हमारे फ्रोज़न मटर या फ्रोज़न सब्जियां जो हमारी होती हैं, और निर्जलित मटर यानी कि जिनमें से पानी निकाल दिया जाता है, या डिब्बाबंद फल या इत्यादि हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रिजर्व फूड के। उसके बाद आते हैं फॉर्मूला बंद खाद्य पदार्थ, मैन्युफैक्चर्ड फूड जिसको हम कहते हैं। इसमें कच्ची जो सामग्री होती है उसके गुण लगभग ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसमें विभिन्न संरक्षण की विधियों का प्रयोग किया जाता है। अक्सर घरेलू स्तर पर उपयोग होने वाले खाद्य संरक्षक जैसे नमक, शक्कर यानी कि चीनी, तेल या रासायनिक संरक्षकों का प्रयोग इसमें किया जाता है मैन्युफैक्चर्ड फूड में। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मुलेटेड फूड्स। ये हमारे होते हैं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिलाकर, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर फूड को संसाधित किया जाता है, और ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है एक्चुअल फूड से। जैसे ब्रेड तैयार कर लिया जाता है, केक, बिस्किट, आइसक्रीम आदि। उसके बाद हमारे आते हैं फूड डेरिवेटिव्स। फूड डेरिवेटिव्स जो हमारे होते हैं खाद्य संश्लेषित खाद्य जो हमारे होते हैं वो उपयोग में खाद्य पदार्थों के
को कच्ची सामग्री से प्यूरिफाई किया जाता है और प्यूरिफाई करके नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे जो हमारे शुगर केन होते हैं, गन्ना जो हमारा होता है उससे शुगर बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है। तिलहन से जो हमारे सोयाबीन है या आप तिल कह सकते हो या सरसों है, इनसे तेल निकाल लिया जाता है। इनको फूड डेरिवेटिव्स कहते हैं, जिनसे एक नया फूड प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। कार्यमूलक खाद्य फंक्शनल फूड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ये हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे प्रोबायोटिक्स और लाइकोपिन। प्रोबायोटिक्स जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं याकुट वगैरह, वो जो हमारे फंक्शनल फूड्स में ही काउंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा और लास्ट है हमारा मेडिकल फूड्स। ये रोग के आधार पर उपयोग किए जाते हैं। जैसे कम सोडियम वाला नमक का उपयोग किया जाता है हाई बीपी की कंडीशन में, या आर्टिफिशियल शुगर का यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ की कंडीशन में। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशलों के बारे में। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ 3 प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार के ज्ञान आपको चाहिए। सामग्री के रूप में खाद्य, खाद्य उत्पादन विकास के रूप में खाद्य, या रेसिपी विकास के लिए। फूड एज ए मटेरियल, आपको जानकारी होनी चाहिए सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ्स की, नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड की, न्यूट्रिशनल कंटेंट्स और उसके एनालिसिस की, उसकी कीमत की, उसकी लागत की आपको जानकारी होना चाहिए। उसके अलावा रासायनिक कीटनाशक, समय का नमी, तापमान और संयोजित पदार्थों का प्रभाव आपको मालूम होना चाहिए। उनकी गुणवत्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ या सामग्री आप उत्पादन के लिए यूज़ करने वाले, जो कच्चे माल आप यूज़ करने वाले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। खाद्य पदार्थ की स्वच्छता और सुरक्षा का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना चाहिए कि उस खाद्य पदार्थ को उत्पादन के लिए या प्रौद्योगिकी के लिए किस किस प्रकार की उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। खाद्य उत्पादन विकास के लिए आपको बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन के लिए खाद्य पदार्थ करने और पाक क्रिया के कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। उत्पादन विनिर्देशन और उसका परीक्षण करने का यानी कि टेस्टिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। विश्लेषण विवरण के अनुसार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता नियंत्रण का प्रशिक्षण और मापन, आपको मेजरिंग क्वालिटी कंट्रोल का ज्ञान होना चाहिए। संवेदी विधियों द्वारा आकलन, यानी कि आपको असेसमेंट आनी चाहिए सेंसरी मेथड्स के द्वारा, टेस्टिंग के द्वारा या टेस्टिंग के द्वारा। प्रौद्योगिक पद्धतियों और विनिर्माण तथा उनका नियंत्रण, जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हैं उनकी और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की और उनके कंट्रोल का ज्ञान होना चाहिए। विपणन योग्य तैयार उत्पाद पर लेबल लगाना और उसको पैक करने का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये भी ज्ञान होना चाहिए कि लेबल पे कौन कौन सी जानकारी आप देखेंगे कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदने से पहले। संकट विश्लेषण और क्रांतिक नियुक्त भोजन, हज़ार्डस जो कंडीशन होती है उनके बारे में और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब रेसिपी जिनको विकास करनी उनको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। पाक क्रिया कौशलों और ऊर्जा उपयोग में निपुणता होनी चाहिए उनको। जो कुकिंग स्टाइल्स हैं उनमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, उनको एक्सपर्ट होनी चाहिए। संघटकों के उपयोग, उनका यथार्थ मापन और तोलना, जो इंग्रेडिएंट्स से होता है उनके उपयोग का उनको ज्ञान होना चाहिए। मेजरिंग, उनका वेट करना, उसको मापना या तोलने का ज्ञान होना चाहिए। एक मूल रेसिपी को डिज़ाइन करना, विश्लेषण करना और उसे अपनाना। किसी भी जो बेसिक रेसिपी होता है उसको डिज़ाइन करना, उसको एनालाइज करना और उसको अडेप्ट करने का ज्ञान आपको होना चाहिए। खाद्य पदार्थ को संभालने और काम में लाने के कौशल होना चाहिए। स्वच्छता और सुरक्षा के मापदंडों का पालन करते हुए खाद्य उत्पादन करना चाहिए आपको, इसका भी ज्ञान होना चाहिए आपको। जो औजार उपकरण यूज़ होने वाले हैं किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए उसका ज्ञान होना चाहिए। उपभोक्ता के बोध के अनुसार उत्पादों को बनाना और डिज़ाइन बनाने में नव परिवर्तन, यानी कि जो कस्टमर्स होती हैं उनकी डिमांड्स को पूरा करना है आपको। और आपको न्यू प्रिपरेशन भी, इनोवेशन भी आपको वहाँ पर दिखानी होती है अपने खाद्य पदार्थ के उत्पादन के समय पर। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आपको अच्छे से आना चाहिए।
अब इस फील्ड में कौन कौन से आपके पास करियर ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पे आप जा सकते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की पोस्ट पर आप जा सकते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन आप बन सकते हैं, सेंसरी वैल्यूएशन आप कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर आप बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में भी आप जा सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एरिया में जा सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के एरिया में आप जा सकते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल यानी कि जहाँ पे शिक्षण और शोध होता है वहाँ पे आप जा सकते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, आप टेक्निकल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स भी आप एरिया में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस फील्ड में स्वरोजगार के अवसर यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो एवेन्यूज़ है उसके बारे में। आप मिठाइयों का अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पापड़ की फैक्ट्री लगा सकते हैं, मुरब्बे या अचार घर में तैयार कर सकते हैं, या छोटे लेवल पर घर में एक लघु उद्योग आप शुरू कर सकते हैं, तले हुए अल्पाहार आप घर में बना सकते हैं, भुने हुए या फुलाए हुए अनाज जैसे आपकी मूंगफली हैं, या पॉपकॉर्न की फैक्ट्री वगैरह आप लगा सकते हैं। उसके बाद नमकीन मूंगफली घर में तैयार कर सकते हैं, पेयजल की थालियाँ घर में पैक कर सकते हैं और बेच सकते हैं, इसकी फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप विभिन्न तरह के पाउडर्स, अचार इत्यादि की फैक्ट्री लगाकर या लघु उद्योग उसका स्टार्ट कर सकते हैं। आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट। थैंक यू।